हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुमित्रा एंड वेलकम टू टेक मंथन। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए कोई मैराथन क्लास लेकर के नहीं आई हूँ, बहुत सारे क्वेश्चंस लेकर के नहीं आई हूँ। बस मैं आप लोगों से कुछ बातें डिस्कस करना चाहती हूँ जो पर्सनली मेरे एक्सपीरियंसेस हैं और जो पर्सनली मुझे स्टूडेंट से पता चल रहा है जो कि एग्ज़ाम देकर के आए हैं 2016 से लेकर के 24 दिसंबर तक। उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं या क्या गलतियां हैं जो स्पेसिफिकली वो कर रहे हैं और आपको वो गलती नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए सिर्फ इसी टॉपिक पे आप लोगों से आज बात करने के लिए मैं ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ। तो सीटेट का एग्ज़ाम अगर हम बात करें 16 दिसंबर से लेकर 24 दिसंबर तक की, तो सीटेट का जो लेवल है आप लोगों का वो क्या है, इजी से लेकर के मॉडरेट तक जा रहा है। डिफ़िकल्ट लेवल मैं उसे नहीं कहूँगी, क्योंकि अगर आपने सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे हैं तो आप लोगों को पता है सीटेट का ऐसा ही लेवल रहता है। कोई एक आधा साल ऐसा होता है जब पेपर बहुत ईजी आ जाता है, तो ऐसा यहाँ पर भी हो रहा है। देखो, पहले क्या था कि साल वाइज पेपर ईजी आ जाता था। 2012 का ईजी आ गया, 2013 वाला मुश्किल आ गया, 2014 वाला ईजी आ गया, 2015 वाला मुश्किल आ गया। यहाँ क्या है, आपके पास में क्या है, कई सारी शिफ्ट एक साथ हो रही हैं, तो यहाँ पे कई बार होता है कि अच्छा ठीक है, 16 वाला पेपर जो था वो ईजी था बहुत ज़्यादा, और 17 वाला जो एग्ज़ाम हुआ वो थोड़ा सा क्या हो गया, मॉडरेट आ गया। इतना फ़र्क थोड़ा सा यहाँ पर भी हो रहा है। जो पहले ईयर वाइज होता था या शिफ्ट वाइज हो रहा है, अलग अलग डेट में हो रहा है, तो वो नॉट अ बिग डील। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, लेकिन इतना नहीं है कि आपका एग्जाम कोई आउट ऑफ द वे जा करके आ रहा है। कुछ दो चार क्वेश्चंस हैं जो कहीं आपको ईवीएस में जैसे जीके के डाल दिए, वो भी जीके में नहीं कहूँगी, मैं ये कहूँगी आपने मेरी वीडियोस नहीं देखी होगी इसलिए आपको आउट ऑफ द बॉक्स लग रहे होंगे, क्योंकि वो एज अ टीचर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। अगर हम एनसीईआरटी पढ़ा रहे हैं तो अगर केरल के बारे में वहाँ पे हमने 4 चीज़ें एनसीईआरटी में दी हुई हैं, तो 2 चीज़ें हम अपनी तरफ से भी बता के चले। जैसे टेपियोका वाला क्वेश्चन है, तो टेपियोका को कसावा कहा जाता है। ये चीज़ हमें खुद से भी पढ़नी चाहिए किसी चीज़ के बारे में, ताकि आप ओवरऑल वहाँ पर अटके नहीं कभी भी। ठीक है, तो ये आउट ऑफ द मतलब बॉक्स क्वेश्चन नहीं कहेंगे हम इसको कहेंगे कि कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन था थोड़ा सा, जिसको कि हमें आसपास के एरियाज़ को पढ़ करके जाना चाहिए जब हम पढ़ते हैं। एक गलती जो बच्चे क्या कर रहे हैं, सबसे पहली गलती, मैं कुछ पॉइंट्स पे बात करूंगी। जो स्टूडेंट से मुझे आकर के रिव्यू मिलता है कि मैम पेपर में हमारा टाइम कम पड़ गया, पेपर तो बहुत ईजी था लेकिन टाइम हम लोगों को वो जो है कम पड़ गया। तो एक गलती करते हैं पेपर में बच्चे, आप इस बार और कर रहे हैं उस गलती को, कि आप लोगों के सामने घड़ी लगी हुई है, तो कुछ बच्चे क्या करेंगे, या तो उस घड़ी की तरफ देखेंगे ही नहीं, सिर्फ अपने पेपर में लगे हुए हैं, और कुछ ये गलती करेंगे कि कंटिन्यूस उस घड़ी के सामने देखते रहेंगे। ओहो आधा घंटा निकल गया, ओहो 15 मिनट, ओहो 20 मिनट बचे हैं, तब आप अपना पेपर बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। अगर आप कंटिन्यूस उस घड़ी को देखेंगे तब भी आप अपना पेपर पूरा नहीं कर पाएंगे, अगर आप उस पर नज़र नहीं डालेंगे तब भी नहीं कर पाएंगे। आपको क्या करना है, एक सेक्शन अपना कंप्लीट कर लेना है एक मिनिमम टाइम में। मतलब सीडीपी आपने स्टार्ट किया, 30 क्वेश्चंस है, आप उसमें एक एक मिनट लगाइए मुश्किल से एक क्वेश्चन में। ठीक है, और आपने 30 मिनट में सीडीपी अपना निपटा दी। आप एक नज़र घड़ी पे डालेंगे, अच्छा 30 मिनट मुझे सीडीपी पे लग गई, या फिर मुझे 30 लगानी थी लेकिन 40 लग गई, तो अब मुझे 10 मिनट आगे कहीं पे बचाने हैं, ईवीएस में मुझे बचाने हैं, एनसीईआरटी का जो जहाँ पे पार्ट होगा, जो फैक्चुअल क्वेश्चन होंगे वहाँ पे मुझे ये टाइम बचाना है, 10 मिनट यहाँ मैंने एक्स्ट्रा कर दिए। तो ये गलती आप लोगों को नहीं करनी है। टाइम को इस तरीके से मैनेज करके चलना है कि आपको एक एक सेकंड में घड़ी नहीं देखनी है, और आपको ऐसा भी नहीं है कि आपको लास्ट में होश आ रहा है कि ओहो टाइम तो सारा निकल गया। दूसरी गलती बच्चे क्या करते हैं कि डिफ़िकल्ट पार्ट को सबसे पहले उठा लेते हैं। ठीक है, बहुत सारे आपको यहाँ पे सलाह देने वाले भी मिल जाते हैं कि इस पार्ट को पहले उठाओ, इस पार्ट को पहले उठाओ। तो देखो, मैं आपको ये कहूँगी, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है, मैं पेपर को एक लाइन से करना स्टार्ट करती हूँ। पहले सीडीपी कर लिया, फिर उसके बाद में ईवीएस कर लिया, फिर उसके बाद में लैंग्वेज कर लिया, मतलब ठीक है, उसके बाद में आप जैसे उसके बाद जैसे ईवीएस कर लिया, मैथ्स कर लिया, फिर लैंग्वेज कर लिया, पेपर खत्म आपका। लेकिन बहुत सारे बच्चों की अलग अलग अप्रोच रहती है, बट मैं सिर्फ और सिर्फ आपको मैथ्स के मामले में एडवाइस करना चाहूँगी, मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है उसके बारे में। ठीक है, देखो, कंटेंट पार्ट आपका बेशक कितना ही अच्छा, आप सुपर जीनियस भी अगर मैथ्स में है ना, अगर आपको लगता है 1 मिनट में आप एक क्वेश्चन कर पाएंगे, 1 मिनट से भी कम में, तब तो आप कंटेंट पार्ट को उठा लो मैथ के। अदरवाइज मैथ्स के वो 15 नंबर के कंटेंट पार्ट को आप पहले बिल्कुल भी मत उठाओ। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, पर्सनल ओपिनियन है। ठीक है, बेशक अगर आप सुपर जीनियस हो मैथ्स में तो आपको लास्ट में 10 मिनट भी बचेंगे ना, तो आप मैथ्स कर जाओगे आराम से। और अगर आप जीनियस नहीं हो मैथ्स में तो आप उन 15 नंबर के चक्कर में आप अपना पूरा पेपर का टाइम बर्बाद कर दोगे। ठीक है, आपका जो नंबर लैंग्वेज में बन सकता था, जो नंबर आपका ईवीएस में बन सकता था, वो आप उस 15 मिनट के कंटेंट के आसपास ही घूमते रहोगे और आपका पूरा टाइम बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए मैथ्स के कंटेंट पार्ट को कोशिश कीजिए आप कि अपना मैक्सिमम एग्जाम करने के बाद आप अपने मैथ्स के कंटेंट पार्ट को उठाएं। फिर क्या होगा, अगर आप बहुत अच्छे हैं मैथ्स में तो आप आराम से 15 में से 15 क्वेश्चंस कर पाएंगे। अगर आप मैथ्स में बहुत बुरे हैं
तब भी आप क्या है 15 नंबर आराम से तुक्के मार देना। अगर आप मीडियम है, एवरेज हैं, तो 15 में से आप 10 क्वेश्चन तब भी अटैम्प्ट कर पाएंगे, लेकिन आप उसको सबसे पहले उठा देंगे तो आप टाइम मैनेजमेंट बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा दूसरी बात यहाँ पे क्या है, ईवीएस की एनसीईआरटी पढ़ने के लिए हर कोई आपको कहता है ईवीएस की एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ो, बट मैं हमेशा डे 1 से आपको कहती हूँ कि ईवीएस की एनसीईआरटी के साथ साथ उसके आसपास के एरियाज़ को भी ज़रूर पढ़ो। ठीक है, ईवीएस की एनसीईआरटी में जो चीज़ें दी हुई है, मधुबनी पेंटिंग के बारे में अगर 4 चीज़ें ईवीएस में दी हुई है तो 1-2 एक्स्ट्रा चीज़ें आप ज़रूर पढ़ो उसके बारे में। ठीक है, तो वो आपके लिए बेनिफिट रहेगा, बहुत बेनिफिट देगा वो आपको ज्ञान, जो कहते हैं ना बड़े बुजुर्ग, ज्ञान लिया हुआ कभी भी व्यर्थ नहीं जाता, वो आपको एग्जाम में क्या है काम आएगा। ठीक है, इसके अलावा लैंग्वेज में आप लोगों का जो है लेंदी आ रहा है, थोड़ा सा पैसेज जो है वो थोड़े से लेंदी आ रहे हैं, बट पेपर ओवरऑल करके इजी आ रहा है। बच्चा ऐसा बोल रहा है कि स्टूडेंट ऐसा बोल रहे हैं कि मैम पेपर को हम मुश्किल नहीं बोल सकते हैं, बट हम लोग कहीं ना कहीं थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट की वजह से, दूसरा ऑनलाइन का एक्सपीरियंस है फर्स्ट टाइम, इसकी वजह से पेपर में थोड़ी बहुत गड़बड़ हो रही है, बट पेपर बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट जो है वो नहीं आ रहा है। ठीक है, तीसरी बात ये है कि प्रीवियस ईयर करने की जो अप्रोच है आप लोगों की, वो कुछ बच्चों से जो मेरी बातचीत हुई है, ठीक है, पर्सनली जिनसे मैं कांटेक्ट में रहती हूँ, कुछ स्टूडेंट से, उनका ये कहना है प्रीवियस ईयर करने की अप्रोच जो मुझे उनसे पता चली है, वो आप लोगों की, बहुत सारे स्टूडेंट की अगर वैसी अप्रोच है तो वो गलत है बिल्कुल। ठीक है, देखो एक एग्जांपल लेती हूँ, मैंने आप लोगों के लिए 150 क्वेश्चंस की एक मैराथन डाली है इंग्लिश का। जिन बच्चों ने वो मैराथन नहीं देखे, एक बार मैं आपको कहूँगी, गारंटेड मैं ये कहती हूँ, उस मैराथन को आप देख के देखो, और फिर उसके बाद में 16 से लेकर 24 में जिसने भी एनालिसिस करवा रखा हो ना, उनके क्वेश्चंस को जाके देख लो। 150 उन क्वेश्चंस में से एक भी क्वेश्चन इधर उधर नहीं हुआ है। 150 क्वेश्चन अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है बच्चे, मतलब वो भी एक वीडियो में इतने कम टाइम में करवाना, मुझे नहीं लगता यूट्यूब में किसी ने करवाया होगा आज तक। ठीक है, बट दुर्भाग्य की बात है कि वो सिर्फ 90 बच्चों तक पहुंची है, उससे ज़्यादा बच्चों तक वो पहुंच नहीं पाई है। ठीक है, तो सारे कंटेंट को उसमें कवर किया है, बट आप यकीन नहीं मानेंगे, उस 4 घंटे मुझे लगे उसको बनाने में, 1 घंटा मुझे उसको लगा रिकॉर्ड करने में, लेकिन उसको स्टूडेंट्स ने, या तो वो स्टूडेंट है नहीं, मुझे ऐसा लगता है, उसको 10 मिनट में या हार्डली 12 मिनट में उस कंप्लीट वीडियो को देख लेते हो। आप लोग किस जादुई ट्रिक से देखते हो मुझे नहीं पता, क्योंकि एज ए क्रिएटर हमारे पास में एनालिटिक्स आता है वीडियो का कि एवरेज कितने मिनट में इसको देख लेते हैं। तो आप खुद सोचो, आपकी क्वेश्चंस को समझने की अप्रोच ये है कि आप 1 घंटे के कंटेंट को 12 मिनट में, 10 मिनट में देख लेते हो। इसका मतलब यही आप प्रीवियस ईयर के साथ में करते हो। स्टूडेंट से मुझे जानने के लिए मिलता है कि मैम हम प्रीवियस ईयर करते हैं ना, तो वहाँ पे आंसर सामने होते हैं, तो वहाँ पे तो ना फटाफट से हो जाता है, लेकिन पेपर में जाके गड़बड़ हो जाती है। तो यही गड़बड़ होती है आपकी, ये उन्हीं बच्चों की गड़बड़ होती है जो कि उस क्वेश्चन को समझना ही नहीं चाहते, उस क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना ही नहीं चाहते, सिर्फ उनको आंसर देखने होते हैं। वो आगे आगे कर करके वीडियो देखते हैं, चाहे वो मेरा देखें चाहे किसी और का देखें, उनको सिर्फ आंसर जानना होता है। तो देखिए, अगर आप प्रीवियस ईयर को सिर्फ आंसर जानने के लिए करेंगे तो प्रीवियस ईयर करने का कोई फायदा नहीं है। और मैं कहूँगी, अगर आपको सिर्फ क्वेश्चंस के आंसर देखने होते तो मेरी वीडियो मत देखो, किसी की वीडियो मत देखो, अपना टाइम वेस्ट मत करो यूट्यूब पे, सीधा सीधा ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओ सीटेट की, वहाँ से क्वेश्चंस उठाओ और उनके साथ में आंसर भी दिए हुए हैं, आप वहाँ से देखो, आपको आधा घंटा भी नहीं लगेगा, पूरा आपका आंसर देखे जाएंगे, अगर आपको सिर्फ आंसर देखने हैं। बट अगर आप किसी का वीडियो देखते हो, चाहे वो मैं हूँ चाहे कोई और है, जो आपको क्वेश्चंस करवा रहा है और आपको साथ साथ में एक्सप्लेन कर रहा है, एक क्वेश्चन के साथ में 4 कॉन्सेप्ट अगर आपके क्लियर करके चल रहा है कोई ऐसा टीचर, तो प्लीज़ उसकी वीडियोस को कम्प्लीटली आप ध्यान से देखें, समझें उस चीज़ को। अगर आप खुद से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं तो अपने आंसर्स को भूल जाएं, ये भूल करके प्रीवियस ईयर करें कि हमारे पास में आंसर्स अवेलेबल भी हैं। ठीक है, लास्ट में प्रीवियस ईयर पूरा लगाने के बाद में, एक पेपर पूरा कंप्लीट करने के बाद में, अपना डिसाइडेड टाइम, एक फिक्स टाइम में करने के बाद में आप आंसर्स पे जाएं और चेक करें कि आपने कितने क्वेश्चंस को ठीक से किया है, और फिर ये भी चेक करें कि आप सोचने में कहाँ गलती कर रहे हैं, सीटेट किस तरीके से आपको आंसर दे रहा है, किस तरीके से पेडागोजिकल क्वेश्चंस का आंसर दे रहा है, और आप जो है अपने कॉग्निशन से उनका आंसर किस तरीके से निकाल रहे हैं जो इतनी गलतियां हो रही हैं। ठीक है, तो इसलिए प्रीवियस ईयर को करने का प्लीज़ अपना अप्रोच जो है वो सुधारिए। अपनी जो अभी किसी की भी वीडियोस देखते हैं तो उनकी वीडियोस को देखने का, उनके कंटेंट को देखने का, उसको ऑब्जर्व जो करते हैं हम लोग, अपने अंदर जो लेते हैं, उसको लेने का आप तरीका ज़रूर बदलिए। ठीक है, उससे आपको क्या होगा, बेनिफिट होगा, वरना आप दुनिया भर का पढ़ के जाएंगे ना, तब भी आप पेपर में कंफ्यूज होएंगे ही होएंगे हर हाल में। और जो पेडागोजी है वो एक ऐसा एरिया है, आप कितना भी रट लो उसके आंसर्स को, लेकिन जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा आप वहाँ पे अटकोगे पेपर में जा करके। इसीलिए सारे जो भी आप तैयारी करते हैं, प्लीज़ उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करके तैयारी कीजिए।
ईवीएस की मैराथन और ईवीएस की अभी और मैंने एक वीडियो डाली है जिसमें कि जो बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं टॉपिक्स, उन पे मैंने एक वीडियो डाली है। उसको अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसको चेकआउट कर लेना। एक मैराथन की जो कंप्लीट प्लेलिस्ट है अपने चैनल पे, उसमें बहुत ज़्यादा आप लोगों का टाइम ना बर्बाद करते हुए, मुश्किल से 1 घंटे की भी वीडियो नहीं होगी एक एक करके, उसमें सब में मैंने आप लोगों को हिंदी के 150 क्वेश्चंस, इंग्लिश के 150 क्वेश्चंस और कंप्लीट कंटेंट जो है वो एक एक वीडियो में कवर करवा रखा है। तो प्लीज़ आप लोग जो हैं उन वीडियोस को देखें, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। और जो पर्सनली मुझे बच्चों से जो प्रॉब्लम्स आई उनको लेकर के कि पैसेज थोड़ा लेंदी लगा उनको, तो वो लेंदी इसलिए लगा क्योंकि आपकी रीडिंग की प्रैक्टिस नहीं है, ठीक है। उसके अलावा क्वेश्चंस लेंदी लगे, उनकी भाषा समझने में प्रॉब्लम हुई और पेपर को अटेम्प्ट करने में प्रॉब्लम हुई, टाइम जो है वो कम पड़ गया। तो ये सारे इश्यूज़ जो है वो किस वजह से हुए, इसीलिए आप लोग प्लीज़ इन सब चीज़ों का ध्यान रखें और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में इसको ज़रूर शेयर करें। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग एंड कीप शेयरिंग।